सिर काटकर शव को नाले में फेंका। 500 सीसीटीवी कैमरे से खुली एक ब्लड माइंड मर्डर केस की कहानी, जो कि एक ऐसी कहानी है जिसकी जांच करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। और जांच जब शुरू हुई तो कई अड़चनें सामने आई और कई परेशानी आई, लेकिन पुलिस ने हिम्मत न हारा और तकनीकी का सहारा लेकर उस अपराधी तक पहुंचा और उसे सलाखों के पीछे भेजा। आखिर क्या है ब्लाइंड मर्डर केस की आज की सनसनीखेज कहानी, जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। नमस्कार, काला सच सफ़ेद झूठ की इस कहानी के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मेरा नाम केशव चौधरी है। रोज़ाना की तरह सच्ची घटना पर आधारित क्राइम की ऐसी कहानी आपके सामने लाता हूँ जिसे सुनकर आप अंदर से हिल जाएंगे। क्या इस तरीके का मर्डर होता है? क्या कई मर्डर देश में हुआ है, कई नई तकनीकी से मर्डर हत्या हुई है, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और तकनीकी के सहारा लेकर हर मर्डर, हर हत्या और हर अपराध को जो अपराधी करता है, अपराध को गिरफ्तार किया और जेल के सलाखों के पीछे। तो आज की कहानी बेहद दर्दनाक है और अंधा मर्डर केस है, क्योंकि पुलिस के भी इसमें पसीने छूट गए। नोएडा, उत्तर प्रदेश, नोएडा के सेक्टर 108 में 6 नवंबर 2025 को एक नाले में एक सिरकटी महिला की लाश ने पूरी एनसीआर को हिलाकर रख दिया और आसपास इलाके में सनसनी भी फैल गई। शुरुआती जांच में कुछ खास सुराग नहीं थे, लेकिन पुलिस की हाईटेक जांच 5000 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की स्कैनिंग और 1100 गाड़ियों की ट्रैकिंग ने एक खौफनाक हत्याकांड से पर्दा उठा दिया। दोस्तों, इस हत्या की जड़ें में प्रेम, धोखा और ब्लैकमेलिंग और शादी के दबाव से जुड़ी हुई थी। इस केस की परतें खुलती गई और अंत में सामने आया एक ऐसा ड्राइवर जिसने इस क्रूर वारदात को अंजाम दिया। तो दोस्तों, कहानी क्या है? कहानी शुरू करते हैं। 6 नवंबर 2025 की सुबह नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 108 स्थित एक गहरे नाले में स्थानीय लोगों ने महिला का सिर कटा शव देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। शव की हालत इतनी बुरी थी कि सिर और दोनों हथेलियां गायब थी, जिससे पहचान करना नामुमकिन हो गया था। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस के पास महिला की पहचान के लिए केवल एक सुराग था, वो था पाँव के पेड़ों में पहने जाने वाली बिछियाँ। इसी को आधार बनाकर जांच की शुरुआत की। नोएडा पुलिस ने 9 टीमें गठित की, जिनका काम था बिछुआ की तस्वीर को लेकर नोएडा, दिल्ली और आसपास के इलाकों के 40 थानों में जाकर लापता महिलाओं की सूची खंगालना। इस तकनीकी के जांच में करीब 70,000 मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल को निकाला गया, ट्रैक किया गया और 5,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला गया। फुटेज चेक हुआ और परत दर परत घटना की साजिश खुलती गई। जब पुलिस कैमरा की फुटेज चेक कर रही थी तो इस दौरान पुलिस को एक बस पर पुलिस की नज़र गई, जो घटना वाले दिन लाइट बंद करके उस रास्ते से गुजरी थी जहां लाश मिली थी। बस का नंबर ट्रैक किया गया और पुलिस ने उसके मालिक तक जा पहुंचा। तब जब मालिक तक पहुंचा तो वह ड्राइवर बस मोनू सोलंकी का निकला, जो कि एटा ज़िले के निवासी था और नोएडा के बरोला गांव में रह रहा था।
आपको बता दें दोस्तों कि जांच में मृतका की पहचान प्रीति यादव उर्फ प्रीति देवी 30 वर्ष के रूप में हुई थी। वो भी बरोला में अपने 2 बच्चों के साथ किराए के मकान पर रह रही थी। अपने पति से अलगाव कर अकेले रह रही थी और वहीं पर मोनू सोलंकी के साथ वो प्रेम संबंध में थी। अपनी पत्नी को छोड़कर मोनू से शादी करना चाह रही थी। इसी का वो महिला मोनू पर दबाव डाल रही थी और मोनू इसके लिए तैयार नहीं था और दोनों के बीच कहते हैं कि पैसा को लेकर भी विवाद शुरू हो गया था। पुलिस की पूछताछ में मोनू ने बताया कि प्रीति उस पर न सिर्फ शादी का दबाव डाल रही थी बल्कि उसे धमकी भी दे रही थी कि वो उसकी बेटियों को लेकर पुलिस थाने में जाएगी और उसके खिलाफ रेप का केस भी फाइल करेगी। इसी धमकी से डरकर उसने एक खौफनाक साजिश रच दिया। 5 नवंबर को दोपहर में मोनू ने प्रीति को बस में बिठाकर सेक्टर 105 ले गया। रास्ते में बस को सामने एक CNG पंप के पास मोनू ने पराठा और प्रीति के लिए मैगी पैक करके ख़रीदा। बस के अंदर आकर दोनों जो ही मैगी और पराठे खा रहे थे कि कुछ विवाद फिर शुरू हुआ। दोनों में बहस हुआ और विवाद के बीच अचानक गुस्से में आकर मोनू सोलंकी ने बस में रखा हुआ चापर से प्रीति पर ताबड़तोड़ हमला किया। हमला उसके गर्दन पे था जिससे प्रीति यादव वहीं गिर गई और खून से लथपथ होकर उसे वहीं दम तोड़ दिया। हत्या के बाद मोनू ने सिर और दोनों हाथ काट दिए ताकि पहचान ना हो सके। उसने शव के नोएडा के सेक्टर 8 के नाले में फेंक दिया और सिर और हाथों को बस में रख लिया। उसने फिर एक साजिश रचा कि किसी तरीके से हम इस हत्या के बाद बच जाए, लेकिन नहीं बच पाया। सिर और हाथ को बस में रख के बाद वो गाज़ियाबाद के सिद्धार्थ नगर चला गया और वहाँ उन अंगों को बस के नीचे कुचल दिया जिससे शव की पहचान करना नामुमकिन हो जाए। घटना को पूरी तरीके से मिटाने के लिए मोनू ने हत्या में प्रयुक्त चापर और शरीर के अंग और बस की मेट को गाज़ियाबाद के अलग अलग नालों में फेंक दिया, लेकिन पुलिस की साइबर और फोरेंसिक टीम की पैनी निगाहों ने सारे सबूतों को तलाश निकाला। मोनू के गिरफ्तारी के बाद उसके निशानदेही पर सारे साक्ष्य को बरामद भी कर लिया गया। जब पुलिस ने बरोला में मोनू के घर की पड़ताल की तो पड़ोसियों से पता चला कि पिछले कुछ दिनों से उसके घर से 2 बच्चे और एक महिला गायब थी। फिर जब मोबाइल का लोकेशन और बस टैंक की रिपोर्ट को मिलाकर जांच शुरू की तो सारा मामला साफ हो गया और पुलिस ने मोनू को हिरासत में लिया और जब उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस पूरे मामले को सुलझाने में नोएडा पुलिस की हाईटेक जांच प्रणाली और टीम वर्क की सराहना भी की जा रही है। 5000 CCTV फुटेज, 1100 गाड़ियों की ट्रैकिंग और 70,000 कार रिकॉर्डिंग की जांच के बाद हत्या के आरोपी को पकड़ना एक बड़ी कामयाबी भी मानी जा रही है। फिलहाल आरोपी मोनू सोलंकी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गर्दन और सिर पर गहरे कट के निशान पाए गए। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या हत्या एक प्लान की तरह किया गया या फिर एक कहते हैं कि गुस्से में आकर जो अचानक होता है उसके तहत किया गया। इसकी जांच करने में जुटी हुई है।
तो ये कहानी ब्लाइंड मर्डर केस था। अगर पुलिस थोड़ी सी भी लापरवाही करती तो हत्या के आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच पाती, लेकिन पुलिस ने हाईटेक जांच प्रणाली और मोबाइल ट्रैकिंग, गाड़ी ट्रैकिंग और सीसीटीवी कैमरे की मदद से इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में कामयाब हुआ और आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। बार बार मैं कहता हूँ कि किसी भी समस्या का समाधान हत्या, मर्डर या फिर किसी तरीके का अपराध नहीं है। उसे अगर आप सुलझाना चाहते हैं तो आपस में बैठकर बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आपको बता दें कि किसी पे भरोसा करना ख़तरनाक है। महिला ने अपने पति को छोड़ा, 2 बच्चों को लेकर किराए पे रहने लग गई। फिर उसके बाद पड़ोस में रहने वाले मोनू सोलंकी से प्रेम हुआ वहाँ तक ठीक है। शादी का दबाव डालना, क्योंकि मोनू भी शादीशुदा था और वो अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता था। तो जब कहते हैं कि अगर आप शर्ट पहन रहे हैं, उसकी एक बटन अगर गलती से ऊपर नीचे लग गया तो पूरा का पूरा बटन गलती होगा। तो ज़िंदगी का भी यही सीख है कि अगर आप ज़िंदगी में गलती करते हैं तो हमेशा उसको सुधार नहीं सकते हैं। तो नमस्कार, कहानी में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। और याद रखें, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे पुलिस ज़रूर पकड़ लेती, क्योंकि इस समय पुलिस के पास कई वैज्ञानिक तकनीकी है उपलब्ध है, जिससे कि पुलिस मोबाइल ट्रैकिंग, सीसीटीवी कैमरे और कई तरीके के वैज्ञानिक तकनीकी से उसे पकड़ ही लेती है। पुलिस ने भी अच्छा काम किया। पुलिस को सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। एक महिला की लाश मिली थी नाले में, जिसमें आइडेंटिफिकेशन के जो भी चिन्ह थे वो नहीं पाए गए थे और वहां से रिकवर किया गया। तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया थाना क्षेत्र में और उसके बाद बहुत सारी टीमें इसमें लगाई गई, जिसमें मुख्य रूप से 9 टीमें तैयार की गई तात्कालिक रूप से और उसके बाद उनको अलग अलग टास्क दिया गया। टास्क के रूप में घटना के अनावरण के लिए कुछ कैमरे, जो 5000 लगभग कैमरे हम लोगों ने ट्रैक किए, वो चेक किए गए। रूट जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट थे उसको डेडिकेटेड रूप से टीमें लगाई गई उसको चेक करने के लिए और उसके बाद लगभग 1100 वाहनों को ट्रैक किया गया इसमें और आने जाने वाले जितने वाहन थे उनको जीरोइंग करते हुए हम लोग 44 गाड़ियों को जीरोइंग किए कि ये संदिग्ध अवस्था में है या इनकी एक्टिविटीज कुछ सस्पिशियस लग रही है। उसको भी उनके ड्राइवरों को, मालिकों को और अन्य लोगों से पूछताछ की गई। इसके अलावा सर्विलांस के लगभग 60-70 हजार नंबरों को भी हम लोगों ने ट्रैक किया, वहां से आइडेंटिफिकेशन के लिए लिया। हमारी आईएसटीएमएस में जो टीमें लगी हुई थी उन्होंने अलग से इसको ट्रैक किया और लगातार बहुत सारी टीमें बना करके हमने अन्य जनपदों में, नजदीक के जनपदों में भेजा, जिसमें बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मथुरा, दिल्ली, अन्य स्थानों पे थानावार टीमें बना करके भेजी गई और उनको जो आइडेंटिफिकेशन का बॉडी पे सिर्फ एक ही चिन्ह था कि पैर में बिछुए पहने हुए थे, इसको लेकर के एक फोटो बनाया गया, एक पंपलेट बनाया गया और उसमें उसके विवरण को लिख करके जो बॉडी लगभग 5 फीट 4 इंच के अराउंड अनुमानित की गई थी उसको और जो आइडेंटिफिकेशन का मार्क्स था, चिन्ह, वो बिछुआ पहना हुआ पैर में, उसको लेकर के 40 लोगों की टीम सभी थानों पे जो दिल्ली के थे, अन्य जनपदों के थे, वहां पे भेजा गया। वहां पे जितने भी मिसिंग रिपोर्ट थे उसकी एनालिसिस कराई गई और उसके अलावा जो डीसीआरबी में रिपोर्ट होती है मिसिंग की, उसको एनालिसिस कराई गई। जो भी अनवर्कआउट केस थे उसको आइडेंटिफाई कराया गया, उनसे संपर्क किया गया, उनको पहचान के चिन्ह भेजे गए और उनसे वार्ता की गई और इस तरीके से लगातार टीमें दिन रात लगी हुई थी। कई सारी टीमें जो हमारी एसीपी, एडीसीपी और हमारे थाना क्षेत्र और पूरे जो हमारा जोन है उस पूरे जोन की टीमें और सीआरटी टीमें, सभी टीमें इसमें लगी हुई।